पाइक्नोक्लीन, पाइक्नोक्लीन को हम पढ़ेंगे। किसी ने सुना है इसके बारे में? देखो ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर बीच में दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो एक बार इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है? थ्योरी समझे इसकी? चलिए, मैं क्या लिखा रहा हूँ आपको? पाइक्नोक्लीन, हेडिंग डाल ली? यस सर। यस सर। चलो, अब इसकी हेडिंग डाल के आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पाइक्नोक्लीन। तो ये है आपका पाइक्नोक्लीन। तो आइए जरा पढ़ना शुरू करते हैं। लिखेंगे इट इज अ बाउंड्री, इट इज अ बाउंड्री that separates that separates two liquid layers, two liquid layers of different densities, different densities। लिखें जरा इसको फटाफट। डन सर। डन सर। चलो, तो यहाँ पर हमने इसका जरा एक पर्टिकुलर हमने इसकी एक लोकेशन देख ली है। ये कहाँ पर होता है? इट इज बाउंड्री दैट सेपरेट टू लिक्विड लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें, it generally exist, it generally exist in oceans at depth of 100 से लेकर 1000 meters, 1000 meters। लिख लिया? यस सर। सबका हो गया? अब देखो एक बार इसकी फिर पिक्चर देखेंगे हम। अगर ये थ्योरी आप समझ गए आ गई तो देखो, ये है आपका, एक सेकंड में इंक चेंज कर लूं। हाँ, ये है आपका पिक्नोक्लीन। और हमने क्या देखा है कि बाउंड्री का काम करता है, जो दो डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड को सेपरेट करता है। तो इसीलिए देख लो यहाँ पर एक डिफरेंट डेंसिटी ये दिख रही है आपको, और एक नीचे क्या दिख रही है आपको? डिफरेंट डेंसिटी। और बीच में ये क्या बैठा हुआ है? पाइक्नोक्लीन। तो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। जैसे नंबर 1, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखो नंबर 1 और नंबर 2, दोनों की क्या है? डेंसिटी अलग है। और बीच में कौन सेपरेट कर रहा है इन दोनों को? पिनोक्लाइन। ठीक है, पिक्नोक्लीन क्या कर रहा है? इसको सेपरेट कर रहा है। देखो अपनी थ्योरी से मैच करो। और ये हमें कहाँ पाया जाता है? 100 से लेकर 1000 मीटर्स में। ये मान लो 100 होगा, और नीचे वाला क्या होगा? लगभग इसकी रेंज ये सर रहती है। हाँ जी, हाँ जी। सर मतलब ये जो है, इसको कैसे आप प्रोनाउंस करोगे, एक बार बताना। पिक्नोक्लीन, पिक्नोक्लीन जो है, ये हाँ। मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि ये थर्मोक्लीन को ही बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। नहीं, देखो आप समझो, आप लोग कंफ्यूज क्यों रहोगे ना, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी, मैं कंफ्यूज कैसे होता था, मुझे लगता था हम तो यार वही पढ़ रहे हैं। जैसे कोई समुद्र है, समुद्र को ऐसे लेयर में डिवाइड कर रहे हैं, तो कहीं पर समुद्र को एक्स लिखा है, कहीं पर वाई लिखा है, कहीं पर जेड लिखा है, ठीक है? फिर वहीं पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो वाई को यहीं पर ए लिखा हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं कंफ्यूजन होने यस लगता है। सर। पर हमें क्या होता है ना, अलग अलग एंगल से समुद्र को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ओशन होता है वो अपने में एक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको अलग अलग एंगल से ही समझना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जब मैं पेक्नोक्लीन की बात कर रहा हूँ, पेक्नोक्लीन की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो आपको लगेगा ये मिड लेयर में आ रहा है ना? इस तरह से आपने दिमाग लगाया होगा। पर पिक्नोक्लीन यस इसका नाम सर। इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस एरिया का अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक भी है। टेम्परेचर के अलावा इसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। वो हम पढ़ रहे हैं किस वे में? पिक्नोक्लीन। पिक्नोक्लीन। मेरी बात समझ रहा है? क्योंकि ओशन पढ़ना अपने में ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है। मेरी बात पकड़ पाई है मैंने जो कहा? यस सर, मतलब हम ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ है। हाँ, मतलब इसको उससे मैच मत करना। पिक्नोक्लीन के अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्योंकि सर आप, हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे ही आपने वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन में एक थर्मोक्लीन लिखवाया था, और हम्म। फिर आप
3 लेयर सिस्टम इन ओशन में फिर थर्मोक्लीन लिखा आया, तो ये हम्म, अलग-अलग है या सेम है? देखो जो वर्टिकल टेम्परेचर में थर्मोक्लीन लिखा है ना, हाँ जी सर। उसमें मैंने सिर्फ थर्मोक्लीन लिखाया होगा, हाँ जी सर। ठीक है। और मैंने जो लेयर्स में दिखा दिया उसको थर्मोक्लीन लेयर, फिर वो लेयर में आ गया है। थर्मोक्लीन एक ही है, नो डाउट वो एक ही है, क्योंकि वो सबसे डेप्थ में है ना, हाँ जी सर। टेम्परेचर के हिसाब से। फिर मैंने आपको लेयर्स में क्या लिखाया, सबसे पहले अपर लेयर लिखाया, फिर फिर थर्मोक्लीन थर्मोक्लीन। लेयर, फिर डीप लेयर लिखाया। अब आप अगर आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है, देखो इसको ऐसे समझो, मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे ऊपर पढ़ाया फोटिक, ये सुनो, यस सर। फिर एफोटिक, यस सर। फिर थर्मोक्लीन। थर्मोक्लीन। डन। थर्मोक्लीन। ऐसे ही पढ़ाया ना जब मैंने वर्टिकल टेम्परेचर पढ़ाया। अब हम्म। इसी को थ्री लेयर्स में मैंने कैसे पढ़ाया आपको, थ्री लेयर्स में मैंने आपको इसको मैंने एक में पढ़ा दिया, इसको कहा मिक्स्ड लेयर, इसको क्या बोला, मिक्स्ड। मिक्स्ड। ठीक है। फिर इस वाले को मैंने इतने तक रखा, इसको थर्मोक्लीन लेयर बताया, क्या बताया, थर्मोक्लीन लेयर। और उसके नीचे एक और लेयर बताई, डीप डीप लेयर। लेयर। क्योंकि जब मैं लेयर के हिसाब से देखूंगा तो आप देख रही होंगी ये अलग अलग हो रहा है, ये सुनो, और वही यस मैं सर। टेम्परेचर के हिसाब से देख रहा हूं तो ये अलग अलग हो रहा है। फिर फोटिक हो गया, अफोटिक हो गया, और थर्मोक्लीन। मेरी बात समझ रही हैं आप। अब आपका क्वेश्चन था कि यस सर सर। थर्मोक्लीन और थर्मोक्लीन लेयर एक ही बात है, आपको दिख रहा होगा वो एक बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ थर्मोक्लीन मैंने जो पढ़ा है वो टेम्परेचर के हिसाब से पढ़ा है, किसके हिसाब से, टेम्परेचर। टेम्परेचर। और जब मैं थ्री लेयर्स ऑफ ओशन की बात करता हूं तो उसमें मैं लिखता हूं थर्मोक्लीन लेयर। तो मैंने आपको बोला था ना, ओशनोग्राफी बहुत लोग इससे भागते हैं, क्यों, क्योंकि ओशनोग्राफी अपने में एक ऐसा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना हिमालयाज वाली, सिंपल सा मैंने एग्जांपल हमेशा दिया है, हिमालयाज को हम कैसे पढ़ते हैं, एक लैटिट्यूड वाइज पढ़ते हैं और एक लॉन्गिट्यूड। लॉन्जिट्यूड वाइज। तो है तो ये पोर्शन तो लैटिट्यूड में भी आ गया और लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड। तो आपको जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपसे डायरेक्ट उन्होंने पूछा होगा, ऐसा नहीं पूछेंगे, उनको भी पता है कॉम्प्लेक्स है, तो आपको क्या करना होता है, उन्होंने एकदम आपसे टिक्नोक्लीन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, आपने वो ट्रू और फॉल्स करना होगा। आप समझ रही है मेरी बात। ये सर पर जैसे इसमें आपने ये टेम्परेचर में पढ़ाया था, इसमें भी ये बात लिखवाई थी आपने कि 100 मीटर टू 400 और 100 मीटर तक जाता है। और हम्म नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा था कि ये जब तक हम डीप जाएंगे, जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर इसका गिरेगा। और हम्म सेम लेयर में भी हमने फिर ऐसे ही देखा कि ये 5 मीटर से 1000 मीटर तक जाता है, और फिर डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर गिरेगा। तो फिर हम्म। ये सेम सेम है। ऑब्वियसली अब देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ थर्मोक्लीन की या मैं बात कर रहा हूँ डीप ओशन लेयर की, ठीक है, यानी कि आप ध्यान से देखो, मैं थर्मोक्लीन की बात करूंगा या मैं डीप ओशन लेयर की बात करूंगा तो एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ ओशन की डेप्थ की, यस और नो, हाँ ओशन की जी सर। डेप्थ की। तो वहां पर अगर टेम्परेचर होगा तो वो तो कॉमन ही होगा, क्योंकि दोनों केस में आप देखेंगे, जब मैं थर्मोक्लीन पढ़ाया था तो क्या मैंने ये आपको लिखाया था कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा, नो सर। नो सर। थर्मोक्लीन में नहीं लिखाया मैंने। तो थर्मोक्लीन का भी अगर आपको नहीं लिखाया मैंने तो उसको सीधे लिख दो, वहां पर टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जीरो सर डिग्री ये सेल्सियस। वाला दोबारा बताना एक बार। कौन सा वाला कह रही हैं आप। ये आपने 0 डिग्री सेल्सियस मैं बताया अभी। मैंने कहा जो डीप ओशन सी है, बस ये समझ लो, जो डीप ओशन सी है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अनस्टेंड। होता है। और दूसरी बात होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादातर नियर बाय क्या होता है, नियर बाय 0 डिग्री, क्या होता है, नियर बाय जीरो 0 डिग्री। डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जब भी हम ओशन डेप्थ की बात करेंगे, अगर मैं वर्टिकल टेम्परेचर की बात करूंगा तो वर्टिकल टेम्परेचर में सबसे नीचे क्या आता है, थर्मो। थर्मोक्लिप। थर्मोक्लीन। तो वहां थर्मोक्लिप। पर टेम्परेचर की अगर मैं बात निकालूंगा तो मैं यही लिखूंगा, ठीक है। वैसे ही मैं जब लेयर्स वाइज बात करूंगा तो लेयर्स वाइज मैं इसको क्या बताऊंगा, डीप लेयर। डीप लेयर। तो डीप लेयर में अगर मैं टेम्परेचर वाली बात करूंगा तो मैं यही करूंगा। अब समझ में आ गया। मतलब सब अगर हम वर्टिकल टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये लिखेंगे, अगर हम लेयर्स को सिस्टम इन ओशियन की बात करते हैं तो ये डीप लेयर में ये लिखेंगे। एब्सोल्युटली। देखो फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि
जैसे हमारे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। K2, ठीक Mount है। K2, और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की पूछूं तो एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो लैटिट्यूडनल डिवीजन के हिसाब से माउंट एवरेस्ट किस में आता है? ग्रेटर हिमालयाज में। हम्म, और yes sir, लॉन्जिट्यूड वाइज अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा नेपालियन हिमालयाज में। नेपाल हिमालयाज नेपाल में नहीं आता? यस yes सर। अब चाहे मैं नेपाल हिमालय बोलूं या मैं ग्रेटर हिमालयाज बोलूं, दोनों में ही माउंट एवरेस्ट तो कॉमन ही रहेगा। यस सर। समझ में आया वर्षा जी? yes sir, done, तो यहाँ पर यही है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ सभी लोगों से, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, उसको अलग अलग एंगल से हम देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल मत आने देना। आपको कोई ये नहीं कहने वाला ये प्रूफ करो। आपको बस ये याद होना चाहिए कि ये पिक्नोक्लाइन क्या होता है, पिक्नोक्लीन क्या होता है, राइट? तो हमने क्या देखा पिक्नोक्लीन में? क्या देखा? ये एक तरह का एक बाउंड्री है जो डिफरेंट डेंसिटी की जो लेयर है, लिक्विड लेयर है, उसको क्या करता है? अलग करता है। पहली बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज हम लिखना है, इसी में लिख देता हूं। इसका नेक्स्ट फीचर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इसका, एग्जाम में पूछा भी गया है। इट इफेक्टिवली प्रिवेंट्स वर्टिकल currents except in polar region, except in polar region। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले से लिख लो फिर समझते हैं। डन सर। हो गया? सबका हो गया ना? yes sir, अब देखो यहाँ पर, देखो कोई यहाँ पर वर्टिकल करंट आता है। आप जानते हैं करंट क्या होता है? ओशन करंट्स होते हैं ना। sir, ये समझ लो ऐसे ओशन करंट्स आ रहे हैं ये। तो ये क्या करता है? इसको ओशन करंट को यहाँ पेनिट्रेट होने से रोकता है। ये एक बाउंड्री का काम करता है। क्या करता है? क्योंकि आप जानते हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे भैया, एक ग्लास होता है। ग्लास में मैं अगर पानी भरूं यहाँ पर, ठीक है, पानी भरूं और उसमें ऑयल डालूं तो वो मिक्स होता है? नहीं होता, नो सर। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि डिफरेंट लिक्विड डेंसिटी आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती है। मानते हैं ना मेरी इस बात से? एक्सेप्ट नहीं यस करते हैं। सर। यस सर। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑयल एंड वाटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो क्या होता है, ये ऊपर वाले की डेंसिटी अलग है। अरे यार रुको एक सेकंड। हाँ, मैं आपसे कह रहा था, एक सेकंड ना, मैं पेन चेंज कर लूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर डेंसिटी अलग है, यहाँ पर डेंसिटी अलग है। तो बीच में ये एक बॉर्डर का काम करता है। तो होता क्या है, कोई भी करंट जाएगा तो करंट किसी पर्टिकुलर, मानते हैं डीप लेयर से करंट आ रहा है, तो वो अपने ही डेंसिटी अपनी ही डेंसिटी के पास रहता है। वो या तो इधर को मूव कर जाएगा, इधर को मूव करने लग जाएगा। आप समझ लो यहाँ से करंट आ रहा है और इसको यहाँ पर से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो जहां जहां उसे सेम डेंसिटी मिलेगी वहीं को मूव करेगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसीलिए आपको दिखता होगा कुछ करंट्स, आपको जब आप ओशन करंट्स पढ़ते हैं तो उनका मूवमेंट कैसे दिखता है? आपको ऐसे दिखता है ना मूवमेंट। कभी वो ऐसा मूवमेंट दिखेगा, करंट का मूवमेंट कभी ऐसा दिखेगा। तो असल में ये जो इस तरह से मूवमेंट आपको दिखते हैं, तो ज्यादातर हम सोचते हैं ये कोरियोलिस इफेक्ट आता है। पर कोरियोलिस इफेक्ट हमारे विंड में ज्यादा आता है। किस में आता है? विंड में। पर आपके जो ओशन करंट्स होते हैं उनका जो मूवमेंट आप देखते हो, यहां पर दिख रहा है ना आपको, ये देखो। अब आप समझ रहे होगे मैं इसको ऐसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये डिफरेंट डेंसिटी में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही कोई ऊपर से आ रहा है करंट, तो वो क्या करेगा? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? यस सर, डाइवर्ज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डाइवर्ज? आपको समझ में आ गया? क्योंकि वो अपनी ही डेंसिटी में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की डेंसिटी, क्योंकि हम ओशन करंट्स की बात कर रहे हैं। ये करंट्स कौन से हैं? ओशन के, यानी कि पानी के बने हैं ये। और पानी की अपनी एक डेंसिटी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। अब जो मैंने थ्योरी Yes, sir. लिखाई है, अब जो थ्योरी आपने लिखी है, एक बार उसे कंफर्म करो और अपनी इस डिजाइन से मैच करो और मुझे बताओ हाँ समझ में आया नहीं आया।
अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है एक्सेप्ट इन पोलर रीजन, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहां पर जो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके ये पिक्नोक्लीन जो आपके ये करंट है, पाइक्नोक्लीन करंट है आपके, मतलब ये जो बॉर्डर है आपका, ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है वर्टिकल करंट्स को। मानते हैं ये बात? यस सर। सभी लोग को समझ में आ गया? अब यस ये है ना, क्योंकि ये बीच में है, ये बीच में है, तो ये किस करंट को मैनेज करेगा? ऊपर से नीचे नहीं आने देगा, नीचे से। तो ये डायरेक्शन हमेशा हमारा क्या होता है? वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। एग्री करते हैं? तो हमारे पिक्नोक्लीन किस ओशन करंट को रेगुलेट करता है? अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कहेंगे, कौन से करंट को? वर्टिकल। वर्टिकल। बिल्कुल याद है। देखो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आएंगे, अभी आपने देख भी लिया होगा, मैंने एग्जांपल आपको भेजे थे, कुछ क्वेश्चंस आए हुए, बस आपको ये माइंड में फीड करते रहो, ठीक है? आपने कोई समुद्र में जाके रिसर्च नहीं करनी है। चलो ये चीज सबको क्लियर में आ गया। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर ये पोलर रीजन में, क्योंकि आपने क्या लिखा अपनी थ्योरी में, देखो एक्सेप्ट इन। पोलर रीजन। अब मैं चाहता हूं थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ पोलर रीजन में क्यों नहीं होता है? सर वो क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है मेरा कि जो ये आपको वर्टिकल करंट को प्रिवेंट किया जाता है, ये वर्टिकल करंट को पोलर रीजन में प्रिवेंट नहीं किया जाता है, पोलर रीजन में प्रिवेंट नहीं हो पाते हैं। सोचो सोचो फिर मुझे जवाब दो। सर टेम्परेचर की वजह से। ओके। सर कि जो टेम्परेचर ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर फिर डिफरेंट डेंसिटीज नहीं होती ना पानी की। हम्म। जैसे अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ऊपर वाली लेयर अब गर्म है, नीचे वाली कांस्टेंट है, बीच वाली में टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर उसके अलग से अपने वो चल रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स है। वहाँ क्या है, वहाँ ठंडा ही रहता है, मतलब वहाँ हम्म। एक ही वो रहती है, चाहे अपर हो चाहे मिडल हो चाहे लेयर हो। तो हम्म इसलिए वहां हम्म पर अब जैसे सपोज कोल्ड ओशन करंट होते हैं वहां पर, तो वो आते हैं। तो ये अलग अलग पानी नहीं है ना कि ज्यादा गर्म है ज्यादा ठंडा है, तो ये जो भी है डिवाइड कर देगा हम्म। पिक्नोक्लीन, इसलिए वो वहां पर उसको जाने देता है। और सर ओके। वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट -डिग्री रहता है, तो वहाँ पे बर्फ वगैरह ही रहती है। सेम पानी सेम ही रहेगा। हम्म। आइए चलो गुड। देखो इतना तो आप लोगों ने दिमाग सभी ने लगा दिया था। जैसे ही मैंने पोलर बोला तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? गिरा हुआ है। कम। 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 मैंने कहा ना एटीट्यूड आ लाओ, ये चीज चलो बिल्कुल सही हो आप लोग। अब टेम्परेचर कम, अब टेम्परेचर कम से क्या मतलब होता है? क्योंकि यहाँ का तो टेम्परेचर बहुत कम होता है भैया। और आपको याद करो, मैंने हमेशा आपको बताया कि वाटर जो होता है वो हमेशा लेयर्स पे होता है। मानते हो ये बात? यस सर। ठीक है। अब देखो जो ओशन करंट्स होते हैं वो मूव कैसे करते हैं? ओशन करंट्स मूव कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा ये ओशन करंट है ना, ये ओशन करंट मूव कर रहा है, ठीक है? ये ओशन करंट मूव कैसे करता है, आइडिया है? नो ओशन सर। ओशन करंट के मूव करने में कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो विंड होती है। क्या होती है? विंड। ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं, हम कुदरत को पढ़ रहे हैं, तो जितना हम समझ पाए हैं हमारे पास ज्ञान उतना ही है। तो आपको पता है विंड अगर मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली विंड अगर इधर को मूव कर रही है तो अपने साथ वाटर को भी क्या कराएगी? मूव। मूव। तो पहला फैक्टर तो हो गया विंड। विंड क्या कराती है? ओशन करंट को ट्रेवल कराती है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? इसीलिए जी हमने सर। इसीलिए हमने पढ़ा है ट्रेड विंड्स। नाम ही क्या पढ़ा उसका? ट्रेड विंड। क्योंकि ट्रेड विंड्स क्या करती है? पानी को एक पर्टिकुलर दिशा में मूव करवाती है साल भर। तभी तो शिप्स इसमें ट्रेवल करते थे। एग्री करते हो? यस यस सर। सर। चलो दूसरा कारण होता है आपके विंड मूवमेंट का, माफ करना, ये करंट मूवमेंट का, वो होता है आपके कन्वेक्शन करंट्स। क्या होते हैं? कन्वेक्शन करंट। और कन्वेक्शन करंट मैंने अभी भी बताया आपको, पानी आपको पता है, अब तो आपने पढ़ लिया है कि चाहे वो ओशन बेड हो, चाहे वो ओशन बेड हो, चाहे वो ऊपर की लेयर हो, उसमें टेम्परेचर होता है। ऊपर कैसे टेम्परेचर होता है? बिकॉज ऑफ सन। वार्म। और नीचे हमारा टेम्परेचर कैसे, हीट कैसे बन पाती है? बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। एक्टिविटीज। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है?
तो इवेंचुअली हमें ये समझ में आता है और हमने ये भी देखा है कि गर्म पानी, जब पानी गर्म होने लगता है तो वो कहाँ को जाता है? ऊपर। और उसका कंपैरेटिवली टेम्परेचर ऊपर क्या होगा? ठंडा हो जाता है, फिर वो नीचे को आने लगता है। तो ये हमारा मूवमेंट क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन भी क्या करता है? हमारे ओशन करंट को मूव कराता है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? देखो कैसे? ये हमारा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसको जरा ध्यान से समझना है। ये जो कन्वेक्शन करंट काम करता है, ये कन्वेक्शन करंट जो काम कर रहा है, ये हमारा वर्टिकल में कर रहा है। कैसे कर रहा है? वर्टिकल। वर्टिकल। क्योंकि नीचे है ओशन बेड, यहाँ पर है ओशन बेड, ऊपर है सी सरफेस मान लो। अब ऊपर को अगर आप देखोगे तो इसका मूवमेंट देखो, मैंने इसका मूवमेंट बना रखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या होगा? सरफेस में हमारी जो ऊपर की ओशन होगा वो कैसे मूव कर रहा होगा? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट। तो हमारा देखो ऊपर ओशन करंट कैसे मूव हो रहा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें तो ऊपर से दिखेगा ना, हमारे लिए तो ओशन करंट का मतलब होता है सरफेस में जो करंट ट्रेवल हो रहा है। तो सरफेस में देखने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, एरियल व्यू। तो मैंने आपको नीचे वर्टिकल व्यू भी दिखा दिया। वर्टिकल व्यू क्या दिख रहा है? ऐसा। तो इस वजह से करंट कैसे मूव हो रहा? ऐसा। मेरी बात क्लियर हो रही? अगर यही मूवमेंट ऐसा होता, पानी इधर से हीट होके इधर जा रहा होता, तो मूवमेंट क्या हो जाता? ऊपर ऐसा। रिवर्स। व्हाट आई मीन टू से, हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कन्वेक्शन करंट की वजह से हमारा ऊपर ओशन का मूवमेंट होता है, तो उसी को तो हम करंट कहते हैं। अब मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यस और नो? क्या कन्वेक्शन करंट भी इसका कारण है? बिल्कुल है। तो मुझे बताइए, दो बातें समझ में आ गई, एक विंड इसका कारण होता है और एक कन्वेक्शन करंट इसका कारण होता है। यस और नो? दो फैक्टर्स हैं, विंड और कन्वेक्शन। करंट। पर ध्यान देना, इसमें मेजर इफेक्ट होता है कन्वेक्शन करंट का। किसका ज्यादा प्रोमिनेंट रोल किसका होता है? कन्वेक्शन करंट का। अब ध्यान देना, कन्वेक्शन करंट के लिए हमें पता होना चाहिए, अब कन्वेक्शन करंट की वजह से, यानी कि कन्वेक्शन करंट कैसे आता है?